प्यारे बच्चों, आज का अपना डिस्कशन का टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के विषय में आप थोड़ी सी जानकारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, जो इससे पहले का वीडियो है उसमें मैंने आपको दी है कि बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिस किसी भी मॉलिक्यूल आयन का बॉन्ड ऑर्डर हमें मालूम करना होता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से हम उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं और उस कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के बाद हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज़ इक्वल टू हाफ इंटू NB माइनस NA, जहाँ पर NB क्या होता है अपना, NB होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और NA क्या है अपना, यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतनी जानकारी आपको पिछले वीडियो में हो चुकी है बॉन्ड ऑर्डर के संबंध में। अब बॉन्ड ऑर्डर पे थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है पूरी केमिस्ट्री में और बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चंस बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो हमें बॉन्ड ऑर्डर को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो इसी आपके केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के तहत ही बना रहा हूँ। तो बच्चों, पहले ये समझिए कि अगर किसी मॉलिक्यूल में दो एटम आपके हैं, एक एटम है A और एक एटम है B, और आपसे ये कहा जाता है कि A और B के बीच अगर केवल सिंगल बॉन्ड है, A और B के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है कि इस केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर, अब इसको शॉर्ट में मैं BO लिखूँगा, बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप इन्हीं A और B के बीच में डबल बॉन्ड बना दें, A डबल बॉन्ड B ऐसा बनाते हैं, तो इस केस में अब बॉन्ड ऑर्डर आपका यानी कि BO हो जाएगा 2। और इन्हीं A और B के बीच में मान लीजिए अगर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ऐसे A ट्रिपल बॉन्ड B, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बोला जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। तो बॉन्ड ऑर्डर इस लिहाज से आपका किन्हीं दो एटम्स के बीच में टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं उसकी एक गिनती भी होती है। और ये बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी रख सकता है और फ्रैक्शन वैल्यू भी रख सकता है। ये एक मिथ ज़्यादातर बच्चों के मन में होता है कि बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो तीनों को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अपनी अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर कैसी आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल और आयन इज स्टेबल। अगर हमारे बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कैसी आ जाए, नेगेटिव, लेकिन इंटीजर वैल्यू हो, नेगेटिव हो, तो हमारा जो मॉलिक्यूल या जो आयन है वो फिर स्टेबल नहीं होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो वैल्यू आप देख रहे हैं पॉजिटिव भी आ सकती है, आपको मिल सकती है, नेगेटिव भी मिल सकती है।
पॉजिटिव वैल्यू आ रही है बॉन्ड ऑर्डर की, तो इसका मतलब है कि एटम्स के बीच में बॉन्ड्स बन रहे हैं, और नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब बॉन्ड्स नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है। अब तीसरा, फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है। कैसे? बॉन्ड ऑर्डर आपका कैसा रहे? पॉजिटिव रहे बट फ्रैक्शनल, लाइक आपका 4/3, 2/3 या 5/4 ऐसा है, बट ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए ये वैल्यू। कैसी हो? फ्रैक्शन वैल्यू आए, पॉजिटिव वैल्यू आए और एक से ज़्यादा वैल्यू आए, तो इसका इंडिकेशन ये मिलता है हमें, दिस इम्प्लाइज दैट मॉलिक्यूल or ion has resonance, molecule or ion has resonance। ठीक। अब कुछ स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल हैं, उनके बारे में भी हमको जानकारी रखनी चाहिए। जैसे अपने पास बड़े स्पेशल मॉलिक्यूल हैं दो, एक तो H2 पॉजिटिव है और दूसरा He2 पॉजिटिव है। ये H2 पॉजिटिव और He2 पॉजिटिव, इन दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो +½ आता है। कैसा आता है? +½ आता है। अब +½ आने की वजह से आप सोचोगे इनका बॉन्ड ऑर्डर तो बहुत कम है। कैसा है? बहुत कम है, एक भी नहीं है, तो ये अनस्टेबल हो गए। तो आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल अनस्टेबल हैं बट एग्जिस्ट करते हैं। अनस्टेबल हैं बट एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ एग्जिस्ट करते हैं ये दोनों आयंस? ये आपके एग्जिस्ट करते हैं प्लाज्मा स्टेट में। प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। एट वेरी हाई टेम्परेचर ये मॉलिक्यूल या ये दोनों आयंस प्लाज्मा स्टेट में आपके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक। तो ये मोटा मोटी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको मिली बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर को निकालना कैसे? ये आपके पास फार्मूला है, ½ Nb-Na। ठीक। अब छोटा मॉलिक्यूल है, छोटा आयन है, तो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसके अंदर कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहे हैं, उसका पता कर पाना थोड़ा आसान होता है। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनमें ये प्रोसेस बहुत टेडियस, बहुत लंबी हो जाती है, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो एग्ज़ाम में सारा खेल आपका टाइम का ही रहना है, तो टाइम को बचाना है और इसीलिए कैमर्जन सर की ट्रिक को अपनाना है। तो बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक, एक नहीं बल्कि 2 ट्रिक बताऊंगा। जो ट्रिक आपको अच्छी लगे आप उससे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले फर्स्ट ट्रिक पर आते हैं। ट्रिक 1 देखिए, पहली ट्रिक में आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर फॉर molecules or ions having total number of electrons within the range, यानी जिस मॉलिक्यूल और आयन का हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है
उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उस पर यह ट्रिक डिपेंड करती है। जैसे पहला फर्स्ट केस, जो मॉलिक्यूल या आयन है, अगर उसके अंदर आपको सिर्फ 1 से 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 1 to 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा n/2। अब ये n क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिस्टम, पूरे सिस्टम, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल या जो भी आयन आपका दिया गया है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं, उसी को हम स्मॉल n बोलते हैं। तो अगर आपके 1 से 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू n/2। अगर आपके मॉलिक्यूल या आयन में 3 से 6 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने, 3 से 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर, तब आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा mod 4 - n / 2। अब यहाँ ये जो मॉड फंक्शन लिया है, सॉरी, ये जो मॉड फंक्शन लिया है, इसका मतलब ये है कि 4 - n की वैल्यू भले ही निगेटिव आए, आपको लेना कौन सा है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अब सी पर आ जाइए। अगर आपके इलेक्ट्रॉन 7 से ज़्यादा हैं लेकिन 14 से कम है, यानी 7 to 14 इलेक्ट्रॉन तक का आपका सिस्टम है, उस केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा जाके mod 8 - n / 2। अगर आपके इलेक्ट्रॉन 15 से कितने हो जाएं, 20, अगर आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं, 15 से 20, तब आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा mod 20 - n/2। कैसे अप्लाई करना है, सपोज करिए आपको NO, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है NO, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो भाई साहब नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप देखिए N+O है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 15। इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है वो ये वाला है, दिखा आपको, मैंने रेड पेन से सर्किल किया है। आपका सिस्टम ये रेड सर्किल वाला है। तो अब आप इसमें फार्मूला लगा दीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू mod 20 - n/2। अब 20 - n कितना है इसमें, 15, मॉड लगाइए डिवाइडेड बाई 2, तो 20 में से 15 गए 5/2, यानी आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। और बॉन्ड ऑर्डर चूँकि दशमलव में है, डेसिमल में है, यानी फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन होने का मतलब मॉलिक्यूल में आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल में आपको मिलेगा रेजोनेंस। बात समझ में आई। एक तो ये ट्रिक है जिसको बड़ी आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये 4 फार्मूले रटने में दिक्कत हो रही है और भी समस्या हो रही है बच्चों, तो इससे भी आसान ट्रिक मैं आपको देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, अगर पिछली ट्रिक में आपको रटने में दिक्कत हो रही है तो अगली ट्रिक ले लीजिए, TRICK ट्रिक 2। ट्रिक 2 क्या कहता है, ट्रिक 2 बोलता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 - 0.5 n। क्या फार्मूला है अपना बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 - 0.5 n, जहाँ पर n क्या है, स्मॉल n इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 14, यानी आपके मॉलिक्यूल या आयन में जितने इलेक्ट्रॉन हैं
उनका 14 से क्या डिफरेंस है। तो मैं पिछले एग्जाम्पल को ही लेता हूँ। सपोज़ आपका NO है और NO में आपका कैसे बनेगा, NO इज इक्वल टू N+O, यानी नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल 15 इलेक्ट्रॉन आपका, तो स्मॉल n यानी कि डिफरेंस फ्रॉम 14 कैसे निकालेंगे, डिफरेंस फ्रॉम 14 आप 15 डिफरेंस 14 करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 1। तो 1 आया स्मॉल n का वैल्यू, तो इसमें पुटअप करेंगे तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 माइनस 0.5 इंटू 1 यानी 2.5। देख लीजिए रिजल्ट सेम आ रहा है। ठीक, इसी तरह से सपोज़ हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालना हो अगर बॉन्ड ऑर्डर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, C+O। कार्बन में अपने पास होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में अपने पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया टोटल कितना 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी 14 डिफरेंस 14 यानी कि 0। ठीक, तो ये अगर 0 हो जाएगा तो आप निकालिए अब बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। इसी तरह से हम और भी निकाल सकते हैं। सपोज़ हमें N2 का निकालना हो अगर, तो N2 का कैसे निकालेंगे, N+N यानी नाइट्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 + 7 यानी 14, यानी हमारा स्मॉल n की वैल्यू यहाँ भी कितनी हो जाएगी 0। तो अपना बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, टोटल बॉन्ड अपने बन जाते हैं 3। ठीक, अब बॉन्ड ऑर्डर का एप्लीकेशन कैसे होता है, देखो बच्चों, जैसे ये नाइट्रोजन में और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम और दूसरे नाइट्रोजन एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं, 3। तो इसको ऐसे एज्यूम करो, सपोज़ आपके पास एक कोई बॉन्ड होता ए सिंगल बॉन्ड ए, और दूसरा होता ए डबल बॉन्ड ए, और तीसरा आपके पास है नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो अब ऐसे एज्यूम करो कि ये ए और ए दो लकड़ियां हैं जो सिर्फ एक रस्सी से बंधी हैं, ये दो लकड़ियां हैं जो दो रस्सियों से बंधी हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को आप रस्सी मान लीजिए, और यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दो लकड़ियाँ 3 रस्सियों से बंधी। तो ज़्यादा मजबूती से कौन बंधा होगा, जाहिर सी बात है जो सबसे ज़्यादा रस्सियों से बंधा है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपका ज़्यादा अच्छे से बंधा है, ज़्यादा स्टेबल है। तो ऐसे हम इम्प्लीकेशन निकाल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब भाई स्टेबिलिटी अगर किसी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या उसी को बॉन्ड एनर्जी भी शॉर्ट में बोलते हैं, वो भी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा हो जाएगी भाई, अगर मॉलिक्यूल स्टेबल है तो उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा ही तो देनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है और उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा है, यानी वो मॉलिक्यूल के एटम एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं, तो उनकी बॉन्ड लेंथ कम नहीं हो जाएगी, यानी दिस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी रिलेशन आपने मेरे साथ डिज़ाइन की है, इसको फोकस बनाए रखें। इस इक्वेशन का यूज़ हमें अपने क्वेश्चंस में बहुत बार करना पड़ेगा, सिर्फ
इनऑर्गेनिक में नहीं, ऑर्गेनिक में भी बहुत ज़्यादा ये इक्वेशन अप्लाई होगी। तो अब चलिए इसी पर बेस हो के हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस को करते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। देखो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। सपोज़ हमें स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करने को कहा जाए, किसका, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव और N2 नेगेटिव, इनका स्टेबिलिटी कंपेयर करने को कहा जाए। वैसे आपको बता दूं, ये आया हुआ क्वेश्चन है ऑल इंडिया पीएमटी में, शायद 2012 या 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन आपके कितने होंगे, N2 में 7 + 7 यानी इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे N2 नेगेटिव, तो 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जरा इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 2.5 और ये आ जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा 2। सोलह यानी 14 से डिफरेंस 2, हाँ तो 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करिए, ये जो ऊपर आपको ट्रिक बताई है 3 - 0.5 n वाली, इससे या ट्रिक 1 जो आपको सिखाया उससे कैलकुलेट करेंगे तो इन सब के बॉन्ड ऑर्डर आप ये पाएंगे। अब हमें इनके बीच में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि बॉन्ड सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर N2 मॉलिक्यूल का है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। लेकिन पेंच फंस रहा है यहाँ N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव में, क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पता लगाना पड़ेगा कि N2 पॉजिटिव के ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और N2 नेगेटिव के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और इसके लिए अब हमें इन दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, जिसको लिखने का तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया है, उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। और जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इनके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब हम वैसे लिखते हैं तो हम पाते हैं कि ABMO यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन N2 पॉजिटिव में हमको मिलते हैं 4 और N2 नेगेटिव में ABMO इलेक्ट्रॉन हमको मिलते हैं टोटल 5। कितने मिलते हैं, टोटल 5। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि BMO के इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी पर होते हैं यानी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और ABMO के इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पर रहते हैं यानी वो अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ABMO में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसके हैं, N2 नेगेटिव में है, यानी यहाँ पर अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी N2 नेगेटिव मॉलिक्यूल आपका या N2 नेगेटिव आयन आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक, यानी N2 पॉजिटिव मोर स्टेबल दैन N2 नेगेटिव। तो इस तरह से देखिए आप लोग क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। एक और चीज़ बॉन्ड ऑर्डर में इसी तरह से एक क्वेश्चन और स्टेबिलिटी का मैं आपको देता हूं, जिसको आप लोग अपने आप खुद ट्राई करें और उसमें स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताएं। क्वेश्चन है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन H2, Li2 और B2, H2, Li2 और B2, इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है। ठीक, चलते हैं अगले डिस्कशन में।
जो आपके पास एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं उनमें यह स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो पूछा जाता ही है, साथ ही साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर भी क्वेश्चंस आते हैं। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको बता रखा है कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, तब मॉलिक्यूल हमारा हो जाता है डाया मैग्नेटिक। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल, इसको हिंदी में ही लिख जाता हूँ, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एमोज मिल गया आपको, तो फिर वो मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? उसके लिए फिर से वही तरीका है कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया है। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर में मैंने जैसे आपको बता दिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनाए बगैर आप बॉन्ड ऑर्डर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही मैं आपको एक और ट्रिक देता हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के ट्रिक के लिए थोड़ा सा वेट करिए, मैं अपना पेज पलट लेता हूँ। चलिए बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में हमको ट्रिक ये है, क्या ट्रिक है अच्छे से नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिस्टम तो इसका मतलब हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। और अगर आपके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिस्टम, अगर आपके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं सिस्टम में, तो वो मॉलिक्यूल आपका हो जाता है पूरी तरह से पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाता है, वो मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक हो जाता है। लेकिन इस ट्रिक में आपके एक्सेप्शन है दो, उनका ध्यान रखेंगे। एक्सेप्शन इसका बहुत ध्यान रखेंगे। एक्सेप्शन आपका पहला बहुत तगड़ा वाला है O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, तो इस तरह से वो इवन नंबर हो जाता है, तो ट्रिक के हिसाब से उसको डायामैग्नेटिक होना चाहिए, बट इट इज़ पैरामैग्नेटिक। इसी तरह से दूसरा एक्सेप्शन आपका B2 मॉलिक्यूल होता है, जिसमें आपके 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको कि ट्रिक के हिसाब से होना चाहिए डायामैग्नेटिक, बट इट इज़ अगेन पैरामैग्नेटिक। तो ये दो एक्सेप्शन आप याद रखिए। अब सपोज़ हमसे क्वेश्चन दे दिया जाए, एक क्वेश्चन हाइपोथेटिकल ले लेते हैं हम लोग कि जैसे आया हुआ क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं फिर से, ये आपका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है O2 पॉजिटिव और O2 डबल पॉजिटिव, इनमें हमको प्रेडिक्ट करना है इनका स्टेबिलिटी भी और इनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि हाईएस्ट स्टेबिलिटी वाला मॉलिक्यूल और डाईमैग्नेटिक कौन सा मॉलिक्यूल है वो बताना था। तो उसी को हम सिंपल फॉर्म में तोड़ रहे हैं कि O2 पॉजिटिव और O2 डबल पॉजिटिव,
इनके बॉन्ड ऑर्डर आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। दूसरा, अब इनके मैग्नेटिक बिहेवियर पे आते हैं। तो मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि इनमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं। तो O2 में हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन, O2 पॉजिटिव में हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन, O2 डबल पॉजिटिव में हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब आप देखिए ये O2 चूँकि एक्सेप्शन है, आप जानते हैं ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये 15 इलेक्ट्रॉन, तो ट्रिक के हिसाब से ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। O2 डबल पॉजिटिव 14 इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर है, यानी ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लीजिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर। देखिए जैसे H2 पॉजिटिव और Li2 और Li2 पॉजिटिव में हमको बताना है। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, H2 पॉजिटिव में 1, और Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, Li2 में अपने हो जाएंगे 6, Li2 पॉजिटिव में हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अब इनका मैग्नेटिक बिहेवियर हम बड़े आसानी से चुटकियों में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक है। 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। 6 कैसा है, अगेन इवन नंबर, तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। Li2 पॉजिटिव कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी आप इस केमॉर्जिन ट्रिक से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए इस ट्रिक को आप बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे बड़ी ही आसानी से बन जाए बिना किसी दिक्कत परेशानी के। अब बच्चों नेक्स्ट उसमें चलते हैं आगे। इसमें बॉन्ड ऑर्डर में एक क्वेश्चन लेते हैं, आपका एम्स 2011 का है, जिसको हम लोग बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे था, which has bond order not equal to CO। ऑप्शन में था आपके पास NO2 माइनस, B NO पॉजिटिव, C CN नेगेटिव और D N2। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये आपका एम्स 2011 का क्वेश्चन है और देखिए कैसे चुटकियों में आप इसको करेंगे। अब अगर ट्रेडिशनली जो तरीका है कि हम पहले इन सब मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उसके बाद सबके अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर निकालें और फिर चेक करें, तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। केवल इस एक क्वेश्चन को करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है आपके पास कंपटीशन में, आपको क्विकली करना होता है। देखिए कैसे करेंगे बहुत जल्दी से। देखिए CO मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो जाएंगे, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, यानी 14 इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब इन चारों में आप सिर्फ इतना चेक कर लीजिए किसमें 14 इलेक्ट्रॉन आपके नहीं हैं। तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 14। CN नेगेटिव में कितने हैं, 6 और 7 13 और 1 14, इसमें भी 14, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर इसके बराबर होगा। NO पॉजिटिव में कितने हैं, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8 15 और 1 पॉजिटिव चार्ज, यानी इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इन तीनों में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर इसके बराबर होगा। क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर नॉट इक्वल टू CO, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन ये रहा। ठीक, तो देखिए कैसे आप चुटकियों में हार्ड से हार्ड सवाल को फोड़ सकते हैं, उसको कर सकते हैं। अब बच्चों बात कर लेते हैं थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको अब नहीं अभी चल जाएगा। देखिए बॉन्ड ऑर्डर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कैसे होते हैं। रिजोनेटिंग मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर बॉन्ड ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर आने का मतलब ही यही है कि उस मॉलिक्यूल या उस आयन में आपका रिजोनेंस
हो रहा है। तो अगर फ्रैक्शन में आता है तो रिजोनेंस हो रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो अगला हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के केस में हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ bonds participating in resonance, number of bonds participating in resonance divided by number of resonating structures। सपोज अपने पास ये बेंजीन है, इसका एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, तो टोटल कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए बेंजीन के? 2, और बॉन्ड्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बेंजीन का हमारा 3/2 यानी कि 1.5। ठीक, इसी तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर आयंस का भी निकाल सकते हैं। फार्मूले से बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, सपोज अपने को निकालना हो, कुछ एसिडिक रेडिकल्स हैं जैसे फॉस्फेट PO4 3- या कार्बोनेट CO3 2-। तो इसमें पहले हमको समझना होगा, ये फास्फोरस इसका सेंट्रल एटम है, यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम है, और ये जो ऑक्सीजन है या ये जो ऑक्सीजन है इनको अपन बोलते हैं पेरिफेरल एटम्स। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल एटम्स। तो ये इन केसेस में अपना बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ पेरिफेरल एलिमेंट प्लस चार्ज ऑन acid radical divided by total number of peripheral element। टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम्स, एलिमेंट नहीं, एटम्स। अब निकाल सकते हैं हम, सपोज हमको PO4 3- का निकालना है, तो पुटअप कर दीजिए फार्मूले में बॉन्ड ऑर्डर के। तो बॉन्ड ऑर्डर वैलेंसी ऑफ पेरिफेरल एलिमेंट, पेरिफेरल एलिमेंट कौन सा है आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा होता है? बाईवैलेंट, तो 2+। अब इस एसिडिक रेडिकल पर चार्ज कितना है? -3, तो -3 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम्स कितने हैं? 4, तो 2 - 3/4, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.25। इसी तरह से सपोज हमको कार्बोनेट आयन का निकालना हो, CO3 2- का, तो वो भी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ पेरिफेरल एलिमेंट, तो ऑक्सीजन है तो 2+, और फिर चार्ज ऑन एसिडिक रेडिकल कितना है? -2, और पेरिफेरल एटम्स कितने हैं? 3, तो 2 - 2/3 यानी हो जाएगा 2 - 2/3, तो ये आपका लगभग आ जाएगा 1.33। तो देखिए फ्रैक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में क्या होगा? रिजोनेंस होगा। इन दोनों, चाहे फास्फेट आयन हो या कार्बोनेट आयन हो, फ्रैक्शन में आया है बॉन्ड ऑर्डर, इसका इम्प्लीकेशन इतना सा है कि इसमें क्या होगा? रिजोनेंस होगा। तो इस तरह से हम
बॉन्ड ऑर्डर, बहुत सारे तरीके हैं। अब इस पूरे वीडियो में मैंने आपको कम से कम 3-4 तरीके सिखा दिए हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के, फिर स्टेबिलिटी निकालने के, और फिर मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने के। तो अब बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बच्चों आपका छूट नहीं सकता है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक कोई हो आपके पास तो उससे क्वेश्चंस खूब करिए। आप कहीं से कोई दूसरा स्टडी मटेरियल अगर ले रखे हैं, किसी भी कोचिंग में हैं, तो वहाँ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच।